हमारे राष्ट्रपिता का नाम गांधी था, तो इसलिए पिता का ही नाम रखने की परंपरा सबकी है। तो जिसका पिता गांधी उसके बच्चे भी गांधी, तो इसलिए मैं गांधी, भरत गांधी के रूप में जाना गया। पहले मेरा नाम भरत मेरे माता पिता ने रखा था। अच्छा अच्छा। मैंने दोनों ही नाम मैंने नहीं रखे, लेकिन गांधी शब्द आपने लगाया। गांधी शब्द मैंने जोड़ा। जो मेरी बात से सहमत होंगे वो भी मेरे रास्ते पर चलेंगे, जो नहीं सहमत होंगे नहीं चलेंगे। मैं यह धर्म, यह रास्ता अपने लिए बनाया, दूसरों के लिए नहीं। अभाव इतना नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भूखों मर रहे हैं। कपड़ों के पैदावार की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास कपड़े नहीं है। दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं, लेकिन दवाइयों के अभाव में लोग मर रहे हैं। जैसा कि जो जीवन आपने धारण किया है, ऐसे में आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। आपने शादी क्यों नहीं की? जो अभी आपने अपनी सभाओं में कहा है कि अमीरी की रेखा का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, ये जनता के लिए बहुत नई चीज़ है और बहुत आवश्यक भी है। और मुझे लगता है कि ये भी हमारे जो यात्रा का, आपकी यात्रा है पुनर्जागरण यात्रा, इसका एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को समझ में आ रहा है। गौतम अडानी साहब के पास 13 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार उनको अमीर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। कुछ लोगों को तो अमीरी का प्रमाण पत्र दीजिए कि भाई कुत्तों को भी न्याय मिले, बात आ रही है, ठीक है। वहां पर हमारे यहाँ देह व्यापार हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है, तो वहाँ आपको नहीं लगता कि आम जनता भीड़ से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में, विक्षिप्त अवस्था में पहुँच गई है? उसे अपने मतदाता स्वरूप का भी पता नहीं, वोटरशिप का तो क्या पता होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना करें जहाँ हर आदमी एक दूसरे से भयभीत है? यानी ये है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण धर्म और राजनीति नहीं है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। जो समाज जितना गरीब होगा वो उतना जनसंख्या बढ़ाएगा। लोकतंत्र ना पैदा होने पाए इसके लिए पूरा इलेक्शन सिस्टम काम कर रहा है। डेमोक्रेसी ना पैदा होने पाए इसके लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी देश यथासंभव सरकारें कोशिश करते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब रहें। अपने देश की सरकार हर कोशिश करती है कि गरीबी जाने ना पाए। लोकतंत्र में आम नागरिक, आम मतदाता क्या कहता है, क्या उसकी समझ में आता है और क्या उसकी उपलब्धियां हुई हैं और क्या हो सकती हैं, ये बहुत सारी बातें हम सबके मन में इतनी आसानी से नहीं आती। कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपने चारों तरफ जो पीड़ा चल रही है, जो तूफान चल रहे हैं, उनको वो महसूस करते हैं। वो महान आत्माएं होती हैं। कहिए मन की बात चैनल पर आज दूसरी कड़ी में हम लेके आए हैं एक ऐसी ही आत्मा के धनी विश्व महात्मा जी को। विश्व आत्मा, विश्व की आत्मा। हमने परमात्मा सुना है, हमने परमेश्वर को सुना है, लेकिन विश्व की आत्मा कुछ अलग सी बात है। आज आपके सामने मैं उनके मन की बात जानने के लिए आई हूं। उनको हमने आमंत्रित किया है, बहुत बिजी शेड्यूल में से वो आए हैं। थकान आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं, लेकिन मुस्कान उससे ज्यादा देखेंगे। मैं अपने प्रश्न शुरू करती हूँ। नमस्कार विश्वात्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों पहले आपसे मुलाकात हुई थी और तब आपका नाम कुछ और होता था। आज आपका नाम विश्व आत्मा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये अपने नाम का एक स्टेप बाय स्टेप विकास किया है, इसके पीछे कोई विशेष बात है, विशेष उद्देश्य है, ऐसा संदेश है जो आप दुनिया को भी देना चाहते हैं या दुनिया को महसूस करना चाहते हैं? देखिए, बहुत छोटा सा एक बात मेरे दिमाग में 22 साल की उम्र में आई कि हर आदमी के नाम के साथ जाति का शब्द लिखा रहता है, लेकिन वो जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो केवल जाति के लिए नहीं करता, वो अपने समाज के लिए करता है, अपने धर्म के लिए करता है, वो अपने देश के लिए करता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए करता है। कुछ लोग तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति के लिए भी करते हैं, इस सृष्टि के लिए भी करते हैं। मैंने ये मन बनाया कि 25 साल तक मेरे नाम के साथ जाति सूचक शब्द रहने चाहिए। 25 साल से 50 साल तक राष्ट्र सूचक शब्द रहने चाहिए कि मैं किस देश का हूँ।
और देश के प्रति मुझे जीना चाहिए। 50 साल से 75 साल तक मुझे संपूर्ण विश्व के लिए जीना चाहिए और उनके साथ अपनापन महसूस होना चाहिए। और 75 साल के बाद मुझे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सबके लिए जीना चाहिए और सृष्टि में जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना है। तो मैंने अपने जीवन के 25-25 साल बांटे और इसलिए अब चूंकि मैं 50 साल के ऊपर हो गया तो भरत गांधी के आगे गांधी शब्द से हमारा राष्ट्र सूचक शब्द जाता था कि हम देश के लिए जीते हैं। हमारे राष्ट्रपिता का नाम गांधी था, तो इसलिए पिता का ही नाम रखने की परंपरा सबकी है। तो जिसका पिता गांधी उसके बच्चे भी गांधी। तो इसलिए मैं गांधी, भरत गांधी के रूप में जाना गया। अब मेरे समर्थकों ने, मेरे मित्रों ने मेरा नाम विश्वात्मा रखा, ये मैंने नहीं रखा। तो ये भारत सरकार के गजट में जब मैं 50 साल का पूरा हुआ तो 2019 में पब्लिश हुआ, तो अब मैं विश्वात्मा हूं, लेकिन 75 साल तक ही विश्वात्मा रहूंगा। इसके बाद कुछ और होऊंगा मैं तब इसमें पता चलेगा। ये याद कर रही हूँ बात कि आपने इसमें भी एक तरह से जनमत संग्रह की तरह आपने अपने नाम के लिए लोगों की राय ली थी जी। तो उसमें भी आपने अपनी कोई मोनोपोली नहीं नहीं, चलाई। ये नाम मैंने ही रखा। हाँ, हमारे मित्रों ने मित्रों ने मेरा रखा, नाम। पहले शुभचिंतकों मेरा ने। नाम भरत मेरे हाँ। माता पिता ने रखा था। अच्छा अच्छा। मैंने दोनों ही नाम मैंने नहीं रखे। लेकिन गांधी शब्द आपने लगाया था। गांधी शब्द मैंने जोड़ा, वो एक परंपरा शुरू करने के लिए कि कि कम से जातिगत कम हटाने के लिए। हाँ, ओके। जाति का जो टैग है हाँ हाँ, वो रहना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट तक ही रहना लिमिट चाहिए। तक रहना जीवन के उस खास उम्र तक वो टैग रहना चाहिए। उसके बाद देश का टैग आना चाहिए, फिर दुनिया का टैग आना चाहिए, फिर सृष्टि का टैग आना चाहिए। आखिर हम सबके हिस्से हैं और सब का हम ऋणी हैं, सबका कर्ज उतारना है। तो केवल जाति का टैग जीवन भर ढोने का मुझे औचित्य नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं समझ में आया। जो मेरी बात से सहमत होंगे वो भी मेरे रास्ते पर चलेंगे, जो नहीं सहमत होंगे नहीं चलेंगे। मैं यह धर्म, यह रास्ता अपने लिए बनाया हूं, दूसरों के लिए नहीं। जैसा कि मैंने आपको देखा है, आपने 80 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें लिखी आपने, फिर भी आपके मन में जो तड़पन है वो मैं महसूस करती हूँ आपके काम में। और इतनी किताबें लिखने के बाद आज जबकि हम अमेज़न पे सब चीज़ उपलब्ध है, ऐसा भी नहीं कहीं से हमें जाके ढूँढनी है, घर बैठे हमें मिल सकती हैं। फिर उन 80 किताबों में क्या ऐसा शेष रहा जो अभी कहना बाकी है, जो नहीं कहा है? मेरे को लगता है कि मेरी कुछ किताबें यहाँ रखी भी हैं। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारी किताबें, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हमने लिखी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुस्तकों में या शब्दों में सब कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब ऐसा लगता है कि लोगों से सीधा संवाद करना चाहिए। और इसलिए हम आजकल पुनर्जागरण यात्रा पर निकले, और खास करके उत्तर प्रदेश में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमारे सैकड़ों वीडियो पहले से हैं और सभी में कोई विचार होता है। हम तत्कालिक घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां करने वाले देश में बहुत हैं। तो मैंने अपने आप को आरक्षित रखा है कि समस्याओं के दीर्घकालिक जो समाधान हैं उन पर ही मैं बात करूं। किसी तरह के टीका टिप्पणी घटनाओं पर या किन्हीं व्यक्तियों पर या किन्हीं संगठनों पर या किन्हीं राजनीतिक दलों पर या किसी महापुरुषों पर, उनसे मैंने अपने आप को जानबूझ करके डेलिबरेटली बचा के रखा है। अभी आपने जैसा कि जो जीवन आपने धारण किया है, ऐसे में आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आपने शादी क्यों नहीं की? हाँ, शादी क्यों नहीं की, वो एक मेरा, आप कह सकते हैं कि मेरा भावनात्मक निर्णय था। मैं जब अपनी बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में था, तो मेरे साथ के कुछ साथी आईएएस का इंटरव्यू दिए और एक आदमी तो ऐसा था जिससे मुझे बड़ा प्रेम था, और वो आईएएस के इंटरव्यू में फाइनली रिजेक्ट हो गया। अच्छा। और उसका परिवार रोया। तो मेरे को इतना आत्मग्लानि हुई कि एक परिवार जब रो रहा है तो जो लोग उसका कुर्सी छीने, उसकी नौकरी छीने, ये तो उसके पापी भी हैं। ऐसा पाप मैं कैसे करूंगा? अगर मैं कभी आईएएस बनता हूं, मैं सरकारी नौकरी पाता हूं, तो मैं किसी न किसी का छीनूंगा जरूर।
और उसको क्षतिपूर्ति मैं नहीं करूंगा। तो किसी का दिया बुझा के अपने घर में दिया जलाना मेरी आत्मा को गवारा नहीं किया। मैंने अपनी सारी किताबें उसी दिन बंद कर दी और बंद करके मैंने रास्ता अख्तियार किया कि अब मैं किसी का रोजी रोटी छीनूंगा नहीं, बल्कि रोजी रोटी की समस्या कैसे स्थायी रूप से हल हो, सबकी हल हो, उस पर शोध करूंगा, रास्ता निकालूंगा। शादी नहीं कर सकता था। थोड़े दिनों बाद मेरे को लगा कि ये तो समाज में मिसमैनेजमेंट है। अभाव इतना नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भूखों मर रहे हैं। कपड़ों के पैदावार की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं, लेकिन दवाइयों के अभाव में लोग मर रहे हैं। तमाम सीमेंट की कंपनियां, तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनियां बेकार हो रही हैं, उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लोगों के पास मकान नहीं है। इस मिसमैनेजमेंट को देखते हुए हमने अपनी लगभग 28 साल की उम्र में यह तय किया कि अब मैं सबका मकान बना दूंगा देश में, तब मकान बनाऊंगा। सबकी आमदनी पैदा कर दूंगा, तब अपनी आमदनी पैदा करूंगा। जब सबके लिए जीने का रास्ता, रोजी रोटी हो जाएगी, तब अपनी शादी करूंगा। तो वो मेरा बहुत कम उम्र का फैसला था। कम वे शायद मैं 28 साल का रहा हूंगा उस समय। तो अब तो मैं लगभग 55 साल का हो रहा हूं। तो अभी तो जरूर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी सब कुछ पूरा तो नहीं है। इसलिए मैं कोई ब्रह्मचर्य के लिए शादी ना करूंगा ऐसा नहीं था। मेरा वो संकल्प था, एक सत्याग्रह था। सत्याग्रह। कोई आदमी अनशन करता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है। मैंने अपने जीवन को एक सत्याग्रह में नियोजित किया। तो इसलिए मैंने शादी नहीं किया, बैंक में खाता नहीं रखा, सरकारी नौकरी न लेने का वचन लिया, जबकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेरा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गया था, मेरी 22 साल की उम्र। मुझे जहां तक लगता है आपके अंदर ऐसा पुरुषार्थ जग गया जिसमें आपको पीड़ा दिखाई दी, समाज का संघर्ष दिखाई दिया। इस दृष्टि में क्या लोकतंत्र की कोई कड़ी दिखाई दी कि जिसमें आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं इस व्यवस्था को बनाने के लिए, या व्यवस्था ने हमें बनाया है? देखिए, लोकतंत्र शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई अर्थ हैं जी। लोकतंत्र, खास करके हम वर्तमान में जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जी। उसका जनक एक रूसो नाम का दार्शनिक है, जो फ्रांस का था, और उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक पुस्तक लिखी थी। वहीं से यह मॉडर्न डेमोक्रेसी जन्म लेती है। लेकिन रूसो का जो लोकतंत्र था, उसके सपने का लोकतंत्र, वो धरती पर उतरा नहीं। उसने जो सोचा था कि हम देश के असली राजा को, संसार के असली राजा को ढूंढेंगे, तलाशेंगे, जो बाई बर्थ होता है, और उसको राजा बनाएंगे जिससे वो सारी प्रजा राहत महसूस करेगी, ऐसा हुआ नहीं। लोकतंत्र को हासिल करने के लिए चुनाव तंत्र एक जरिया बनाया गया, एक मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई, एक तरीका निकाला गया। चुनाव के तरीके ने लोकतंत्र हासिल करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। लोकतंत्र को दूसरे राजतंत्र जो 5 वर्ष में बनते हैं, उनकी नींव तो नहीं बना दिया गया कहीं? देखो, अभी क्या है कि ये जो लोकतंत्र है, इसको आप धनतंत्र कहो तो ठीक है, इसको लोकतंत्र तो किसी सूरत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वालों की संख्या केवल 1 या 2% है। विधायक के चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है कि समाज के, देश के 97 to 98%, 98% आदमी चुनाव लड़ने का ही सपना नहीं देख सकता। चुनाव जीतने की बात बहुत दूर की बात है। जब 98% आदमी संसद, विधानसभा से बाहर हैं, तो उसको लोकतंत्र आप कैसे कहोगे? जो अभी आपने अपनी सभाओं में कहा है कि अमेरिकी रेखा का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, ये जनता के लिए बहुत नई चीज है और बहुत आवश्यक भी है। और मुझे लगता है कि ये भी हमारे जो यात्रा का, आपकी यात्रा है पुनर्जागरण यात्रा, इसका एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को समझ में आ रहा है। आपको जो 3 भागों में आपने बांटा है, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले और एरोप्लेन वाले,
तो इस तरह के लोकतंत्र को अगर हम चुनावी मतलब हमें जो टिकट लेकर हम अपनी विधानसभाओं में और संसद भवन में पहुंच जाएंगे, इसमें आपको आशा दिखती है कि मोदी जी जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन या आम जनता की अप्रोच कहाँ तक बढ़ेगी, कैसे संतुलन होगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जनता भी नहीं समझ पा रही है। आपकी समझ में कितना आता है? आपके प्रश्नों में 3 प्रश्न हैं। जी, एक प्रश्न जो ये है कि क्या गरीबी रेखा की तरह अमीरी रेखा बननी चाहिए, बिल्कुल। जिसकी मैं वकालत करता हूँ। हुँ। और आपका ये कहना है कि क्या यह आपकी सोच है। हुँ, तीसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन के हुँ। बारे में विश्वात्मा की क्या राय क्या है। राय है? आपके 3 प्रश्न। बिल्कुल। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ जी, कि अमीरी रेखा इसलिए बननी चाहिए जी। कि जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, वो 80 के नीचे नहीं होना चाहिए, 120 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार संपूर्ण राष्ट्र एक ऑर्गेनिक शरीर है, उसकी एक चेतना है, उसकी एक फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी। उसकी शारीरिकी है, उसका अपना एक कार्यविधि है। हुँ। तो जो हमारे शरीर का स्वभाव है वो हमारे मन पर होता है, और जो हमारे मन का स्वभाव है वो हमारे समाज पर होता है। हमारी शरीर, हमारी कोशिका, हमारा मन, हमारा समाज, ये एक लय में जुड़े होते हैं। तो जो हमारे शरीर के क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि का कनेक्शन हमारे समाज से होना चाहिए। इसलिए अगर शरीर विज्ञान ये कहता है कि ब्लड प्रेशर 80 के नीचे नहीं होना चाहिए, 120 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसी से यह बात भी निष्कर्ष निकालना ही चाहिए कि हमारे धन की सीमा किसी व्यक्ति के पास एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एक लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो गरीबी रेखा है, 125 रुपया भारत में आज 2025 की कीमतों पर कोई नहीं कमाता तो वो गरीब माना जाता है। सरकार उनको बीपीएल का कार्ड देती है। लेकिन देश में अमीर कौन है? गौतम अडानी साहब के पास 13 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार उनको अमीर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। कुछ लोगों को तो अमीरी का प्रमाण पत्र दीजिए, कुछ लोगों को तो अमीरी रेखा के ऊपर करिए, जिससे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसी तरह अमीरी रेखा के ऊपर के लोगों को राष्ट्र स्पेशल ट्रीटमेंट दे, अलग से बर्ताव करे। वो बिना अमीरी रेखा बनाए संभव नहीं है। अब रही दूसरा प्रश्न, क्या ये मेरे मन की कल्पना है? नहीं, भरी सभी समाजवादियों ने बात किसी न किसी रूप में कही। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हुए यही बात कहा। राम मनोहर लोहिया ने 5 अंगुली का सिद्धांत देते हुए कि विषमता होनी चाहिए, लेकिन जैसे अंगुलियों में विषमता है ऐसी ही विषमता होनी चाहिए। इस बारे में जेपी ने भी कही, सभी सोशलिस्ट लोगों ने बात कही। मैं थोड़ा अपनी शब्दावली में उन्हीं की भावना को आज की शब्दावली में व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए इसे मेरा कोई ओरिजिनल खोज नहीं कहना चाहिए। तीसरा बात, आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पर मेरी क्या राय है। मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक डाइवर्सिटीज थी, एक विविध तरह की विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं चुनाव के समय ग्रो करती हैं, विकसित होती हैं। और जब पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होगा तो एक ही विचार, एक सत्ता का एक विपक्ष का, 2 विचारों के लिए उनके प्रचार की गुंजाइश बनेगी। बाकी विचारधाराएं दफन हो जाएंगी और फिर 5 साल तक फिर कोई दूसरी विचारधारा प्रचार नहीं आएगी। कुछ ऐसा होगा जैसे अमेरिका है। अमेरिका में एक पार्टी आएगी रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी आएगी डेमोक्रेट। उनके बीच ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइन्यूट फर्क है। लेकिन वो जो माइन्यूट फर्क हैं, वही माइन्यूट फर्क चर्चा के विषय बने रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मामला भारत की राजनीतिक विविधता को और भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को और यहाँ की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को बहुत हद तक दमन करेगा। और हमें दुनिया के ग्लोबलाइजेशन के युग में डाइवर्सिटीज की रक्षा करनी चाहिए।
अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार के भाषा हैं, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक सोच है, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, केंद्रवाद है, विकेंद्रवाद है, इस अंबेडकरवाद है, गांधीवाद है, मार्क्सवाद है। इन सभी विचारधाराओं के हमें सुरक्षा करने की जरूरत है, न कि किसी एक विचारधारा या केवल दो विचारधारा को अखाड़े में रखने की जरूरत है और बाकी को अखाड़े में पहुंचने ही नहीं देना है। आपने कहा कि ये विविधता के अनुसार इसको रहना चाहिए, लेकिन अब हमारा पश्चिम जो साउथ है, वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ की कल्चर, अगर बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह की वहाँ अंधभक्ति है, जिस तरह से वहाँ पे बलियाँ दी जाती हैं मंदिरों में, और शादियाँ भी बहुत निकट की होती हैं। तो ये जो संस्कृति है, संस्कृति में एक सभ्यता का निर्माण क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए संविधान की भाषा में? क्या हमें मानव जीवन की ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए जहां हम झंझावत, जो वोटों का झंझावत है, जो इलेक्शन का ग्लैमर है, वो कम हो जाए और काम करने का हमें मजा ज्यादा आए। समाज में दूसरे और मुद्दे हैं, जैसा कि मैं पढ़ रही थी, आपने जो कोशिश की थी संसद में वोटरशिप की बात, जितने भी 137 सांसद थे, एक अच्छा प्रयास था, लेकिन वो भी उस समय आगे नहीं बढ़ पाया पार्टियों के अध्यक्षों के विरोध के कारण। तो अगर हम बार बार उसी तरह से घूम के पार्टियों में आ रहे हैं, क्या इससे अच्छी कल्पना आपके मस्तिष्क में नहीं आती है? देखिए, अभी जो आप वोटरशिप अधिकार की बात करें कि पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसदों ने, 137 सांसदों ने तो विधिवत नोटिस दिया और वोटरशिप अधिकार के मामले को तब भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका, जबकि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको मंजूर भी कर लिया, जो भगत सिंह कोश्यारी जी के लीडरशिप में थी, और वहाँ के एक अधिकारी थे दीपक गोयल, उनके लीडरशिप में नहीं थी। तो अगर वोटरशिप अधिकार की बात को संसद मान लेती तो देश में लोकतंत्र आ जाता। चूंकि भारत की संसद में काम इसलिए कर रही है, भारत की सरकार काम कर रही है कि देश में लोकतंत्र पैदा ना होने पाए। ये है बात तो खास। डेमोक्रेसी पैदा हो जाए, ये संसद क्यों करेगी? ये है मेन मुद्दा, यही है कि लोग तो पैदा हों। जैसे आपने देखा होगा, इस मुस्लिम जो कम्युनिटी है, बच्चे पैदा करो, ठीक है, बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, वोट पैदा करो, मतलब वोट, वो कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें केवल इतना पता है कि बच्चे पैदा करना ही उनका धर्म है, चाहे उनको लव जिहाद करना पड़े, लैंड जिहाद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो जहां पर हमारे मतदाता का स्वरूप हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, और उससे हम उसके मस्तिष्क से मांग रहे हैं कि तुम हमें अपना सहमति दो, मुझे सत्ता दो। तो जो सत्ता जा रही है उनके हाथ में, वो सत्ता उन्हीं का शोषण कर रही है, और पोषण भी इसीलिए कर रही है कि कल को वो मेरी झोली में ही रहे। देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि एक कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है देश में, और फिर आपने कहा कि मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जनसंख्या बढ़ाएं, और जिससे कि उनकी अधिक से अधिक वोट हो और ये खास कम्युनिटी को काम आए। मैं खुद इस बात को एक कम्युनल सोच मानता हूँ, क्योंकि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े लीजिए और भारत में एससी एसटी के जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े दोनों की तुलना कीजिए, तो आप पाएंगे दोनों लगभग बराबर है। अगर मुसलमानों को किसी कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, तो दलित समाज का एससी एसटी की पॉपुलेशन किस साजिश के तहत बढ़ाई जा रही है? यानी यह है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण धर्म और राजनीति नहीं है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। जो समाज जितना गरीब होगा वो उतना जनसंख्या बढ़ाएगा, जो समाज जितना संपन्न होगा उसकी जनसंख्या उतनी कम होगी। संसार में पारसी सबसे संपन्न कौम है, इसलिए पारसियों की जनसंख्या सबसे कम है, और संसार में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में उनकी गरीबी, आर्थिक हालात बहुत खराब है, वो दरिद्र का जीवन जी रहे हैं। वो बच्चे उनकी सामाजिक सुरक्षा का वजह होते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं। वो अगर उनके 5 बच्चे पैदा होंगे तो मान के चलते हैं कि 3 तो निमोनिया में मर जाएंगे, 2 ही बचेंगे, और उसमें एक
बेवफा हो गया, माँ बाप को ध्यान न रखा, तो 2 बच्चों से एक ही वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत सारी नैरेटिव हैं, वो नैरेटिव बिना सिर की, बिना पैर की हैं, लेकिन दुनिया में ट्रैवल करती है। मैं उन चीज़ों को किसी तरह से उन गलत नैरेटिव्स को बदलने की और रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो आपने एक बात कही कि भई अ, ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में लोकतंत्र ना पैदा होने पाए, इसके लिए सारी पार्टियाँ काम कर रही है। लोकतंत्र ना पैदा होने पाए, इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है। लोकतंत्र ना पैदा होने पाए, इसके लिए पूरा इलेक्शन सिस्टम काम कर रहा है। डेमोक्रेसी ना पैदा होने पाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं इसको मानता हूँ ये हूँ कि कोई तरकीब तो चाहिए कि जिससे कि लोकतंत्र के लिए रास्ते बने। अगर मान लो कि देश में इलेक्शन महँगा होता चला जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन के खर्चे की लिमिट बनाई जाए। क्योंकि आप खर्चे की लिमिट बना भी दोगे, तब भी खर्चे 100 गुना ज़्यादा कर दिए जाएँगे, आप पकड़ नहीं पाओगे। आप भारत के इलेक्शन कमीशन के हालात देख रहे हो, वो कुछ कर नहीं पा रहा। इसलिए मैंने ये कहा है कि देश में जिस प्रकार जातियों के प्रतिनिधित्व की बात हुई कि एससी, एसटी के इतने लोग पार्लियामेंट में जाएँगे, इतने लोग असेंबली में जाएँगे। इसी तरह से वो जाति, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह की जो बातें होती हैं, ये सभी एससी, एसटी के 3% लोगों की बात होती है। क्योंकि एससी, एसटी के 3% लोग ही आरक्षण का फायदा उठाते हैं, वही 3% लोग सरकारी नौकरियां पाते हैं, वही 3% लोग एमपी बनते हैं, वही 3% लोग एमएलए बनते हैं। इसी तरह ओबीसी में भी जो रिजर्वेशन का लाभ है, वो 3% जो सबसे अमीर तबका है, वही उठाता है। हालांकि राजनीतिक रिजर्वेशन तो ओबीसी को मिला ही नहीं है, लेकिन नौकरियों का लाभ भी केवल 3% लोग ही उठाते हैं, जो सबसे ज्यादा संपन्न है। जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा पाते हैं, वही रिजर्वेशन के लाभ ले जाते हैं। यानी हम सामाजिक वर्गीकरण पर तो राजनीति बहुत कर लिए, लेकिन अब मैं कहता हूं कि देश में लोकतंत्र तब पैदा होगा जब आर्थिक वर्गीकरण की राजनीति हो। देश में 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो चुनाव नहीं जीत सकते, वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते। इसलिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, संसद में 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित की जाए। इसी प्रकार 72 टू 74%, 72 से 74% जनसंख्या ये मोटरसाइकिल वालों की है, जिनको आप मध्य वर्ग कहिए, ये किसान हैं और ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं। ये प्राइवेट नौकरी करने वाले क्या 25 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा करके सांसद बन सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं इनको 72% आरक्षण दिया जाए। और जो अमीरी रेखा भी कानून नहीं बना, अमीरी रेखा के ऊपर जिनको परिभाषित किया जाए, उनको 3% से अधिक आरक्षण ना दिया जाए, तो इससे मिडिल क्लास पार्लियामेंट जाएगा, लोअर क्लास पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली में जाएगा, तब वहां पर लोकतंत्र की अंकुरण होगा, ग्रो करेगा। अभी तो सारी पार्टियां, फॉर्च्यूनर वाले, हेलीकॉप्टर वालों ने कब्जा किया है। हेलीकॉप्टर वालों ने कांग्रेस को कब्जा किया है, हेलीकॉप्टर वालों ने बीजेपी को कब्जा किया है, हेलीकॉप्टर वालों ने सपा बसपा को कब्जा किया है। एक भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल पर चलने वाला हो, वो सपने नहीं देख सकता को टिकट पाएगा और चुनाव लड़ेगा, एमपी एमएलए बनेगा। वो केवल पुलिस की लाठियां खाने के लिए रिजर्व है, वो अपना फ्री में अपने पार्टी अध्यक्ष का प्रचार करने के लिए रिजर्व है, लेकिन जब टिकट देना होगा तो उन सब लोगों को किनारे कर दिया जाता है। अगर आरक्षण मिल गया, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे 25%, गरीबी रेखा के ऊपर 72%, तो सभी पार्टियां मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ताओं को दिया लेके ढूंढने लग जाएंगी और उनको टिकट मिलेगा। लोकतंत्र की शुरुआत होगी। मैं नहीं कहता कि इसी बात से सारा लोकतंत्र आ जाएगा, लेकिन लोकतंत्र की जमीन पैदा होगी और इसमें साजिश करने वाले नाकाम होंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम अगर परिकल्पना करें कि भाई बहुत झंझावत है, आपने भी कहा कि सिर्फ अंकुर ही आएगा, बहुत कुछ नहीं बदलेगा, तो क्यों ना इस सिस्टम को बदल डालें और कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी क्रांति हो जाए जिसमें सबको शांति हो जाए, मतलब सब मस्त रहें। आपने कहा ना कि ऊपर अमीरी की
लाइन बन गई, फिर आपका मध्यम वर्ग बन गया, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। अभिव्यक्ति का हमें अधिकार तो मिला है, पर अभिव्यक्त क्या किया जाए, किन मुद्दों पे किया जाए, कैसे मतदाता बनकर, जो स्मार्ट मतदाता की हम बात करते हैं, तो वो कैसे बना जाए? क्या कोई और तरीका है जिसमें संपूर्ण व्यवस्था को हम कहीं ना कहीं टच करते चले जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे अंकुर की जगह हमारे फूल खिलें, तो फिर नीचे से ही जनता जाग के कोई चीज ऐसी बदल डाले? क्या हम लोग इतने बेचारे हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते? कोई संभावना नहीं है? देखिए, मेरा निष्कर्ष ये है कि जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं या राज व्यवस्था कहते हैं, वो भी अपनी शैशव अवस्था में है। हम्म। अभी वो बचपना में है, और बचपना से थोड़ा पहले जाइए, वो भ्रूणावस्था में है। वो एक एम्ब्रियो है, उसके अभी हाथ भी क्लियर नहीं निकले हैं, उसके फिंगर्स भी सब चिपकी हुई है, अभी अलग नहीं हुई है। अभी लोकतंत्र को, राज्य के तंत्र को, स्टेट मशीनरी को ग्रो होना बाकी है। अभी वो उसे पेट से बाहर आना भी बाकी है, अभी वो पेट में ही है। ये जो आप पुस्तक देख रही हैं, ये खास करके ये हाँ। लोकतंत्र की पुनर्खोज, ये जो लोकतंत्र की पुनर्खोज हमने ऐसी ही एक नई राज व्यवस्था, एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था देने की बात इसमें की है कि लोगों का, पूरे संसार का ध्यान जाए कि जिस तंत्र में हम जी रहे हैं, अगर उसको हम राजतंत्र नहीं कह सकते, तो इसको लोकतंत्र भी नहीं कह सकते। इसको लोकतंत्र कहना लोगों की आंख में धूल झोंकना है। जो लोकतंत्र कहते हैं, वो देश के सामने एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लो भोजन है, वो भोजन खाने के बाद पेट भरता ही नहीं है। जिसका तंत्र होता है उसका चेहरा दिखता है। आप देश की सड़कों पर चले जाइए, क्या लोगों का तंत्र दिख रहा है? उनके चेहरे सूखे हुए हैं। वो सूखे हुए लोगों का तंत्र चल रहा है, उनका राज चल रहा है। इससे बड़ी धोखा, इससे बड़ी शरारत तो कुछ नहीं हो सकती। हमने इस पुस्तक में लोकतंत्र कैसे पैदा होगा, राज्य का ताना बाना क्या हो, उसको दिया। लोगों के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं कि भाई आखिर संसार के राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? लोग उलझे हुए हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने इस पुस्तक जनोपनिषद में दिया, कि कोशिश किया कि कम से कम जो सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक काम करने वाले तो कम से कम इस पुस्तक को पढ़ ही लें। नहीं तो जो काम करते हैं वो 25 साल काम करने के बाद पता चलता कि मैं गलत रास्ते पर था, वो छोड़ देते हैं। उनके जीवन का 25 वर्ष बेकार चला जाता है। मैं सामाजिक लोगों के जीवन का उपयोग करने के लिए जनोपनिषद लिखा, और अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारी नई इकोनॉमी क्या हो, इस पर बहुत सारे लोग, सैकड़ों सांसदों ने इसको पेश किया। संसद ने इस बात को माना भी। आप देखें, सैकड़ों सांसदों ने इस बात को हमारी संसद में पेश किया। तो नई अर्थव्यवस्था क्या हो, नया समाजवाद क्या हो, नई इकोनॉमी क्या हो, नई पॉलिटिकल सिस्टम का और इकोनॉमिक सिस्टम का एक कनेक्शन क्या हो, इन सब चीजों को एक पॉडकास्ट में नहीं बताया जा सकता। या तो इनको टॉपिक वाइज अलग किया जाए। वो अलग अलग। आज तो मैं जनरल बात आपको कह सकता हूं कि इसमें इन सब हमने अपने विचारों को लिखा, और इसके लिए हम बहस के लिए तैयार हैं। अगर इसमें जैसा कि पहले आप मीडिया को देखते थे कि आम आदमी को तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया से हम सबको ये मौका मिल रहा है कि अपनी बात तो कह सकते हैं। लेकिन हमारा मतदाता तो ऐसा है अभी गांव में, जो इंटरनेट पर भी केवल या तो सुन लेता है, यूट्यूब वो देख सकता है, लेकिन समझने में उसको अभी समय लगेगा कि हमारा संविधान, हमारी प्रस्तावना और हम लोग, और हमें ही बनाना है, और हमें इनका सहारा लेना। तो क्या वो जनता, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और सोशल मीडिया के लोग, ये सब मिलके के जनता को, जो 30% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, क्या हमारा कोई आधार नहीं बन सकता इस विषय पे अलग, जो वर्तमान व्यवस्था है उससे अलग? क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? नहीं, कम से कम मैंने जितनी भी तलाश की, जी। जितनी भी बातें दुनिया के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, मैं लगभग सभी से परिचित होने की कोशिश किया। आप जिन प्रश्नों के उत्तर तलाश रही हैं, कम से कम उन प्रश्नों के उत्तर धरती पर उपलब्ध साहित्य में नहीं है, और इसीलिए मुझे मजबूर होना पड़ा
अपने जीवन के 10 साल साहित्य लिखने के लिए देना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र की बातें होती हैं, वहां लोकतंत्र पैदा ना होने पाए, इसी का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। और जिन जिन देशों में जहां दावे होते हैं कि यह लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन सभी देशों में इसी बात की पूरी कोशिश होती रहती है कि डेमोक्रेसी पैदा ना होने पाए। भारत का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, यही इंश्योर करता है कि भारत में किसी सूरत लोकतंत्र ना आने पाए, जबकि हम उसका नाम ही रखे हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। कभी आप विस्तार से बातें करें तो मैं एक एक सेक्शन की बातें करूं, आज मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इसी प्रकार दुनिया में जो आपने कहा कि भाई इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कतें, तो क्या कोई नया सपना, कोई नया ताना बाना हो सकता है? मेरी नजरों में हो सकता है। और मैंने अपने तरीके से अब मैंने कोशिश की है, और जब मैं कहता हूं कि मैंने कोशिश की है, मैंने की है, तो वो भी गलत लगता है, क्योंकि दुनिया में इन चीजों की तलाश के लिए मैं 10 साल भटका, और कितने विचारवान लोगों से, बड़े पत्रकारों से, प्रोफेसरों से, खुद प्राइम मिनिस्टर श्री बीपी सिंह जी से मेरा बड़ा सानिध्य था। सबसे मिलके मैंने इन प्रश्नों की तलाश की। मुझे इन प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मिले, और जब मिले तो मेरी अंतरात्मा की आवाज से आए। तो अंतरात्मा तो मेरी नहीं है, यानी मैं माध्यम बना। शायद इस दुनिया को जिस तरह के राजकाज की जरूरत थी, इस दुनिया को जिस तरह के संसदीय व्यवस्था की आवश्यकता थी, इस दुनिया को जिस तरह की सरकार की व्यवस्था की चाहिए थी, वो मेरे माध्यम से प्रकृति ने पैदा किया। अब वो बहुत सारे साहित्य में उपलब्ध है। तो मैं ये मानता हूं कि जो आपके प्रश्न हैं, वो हमारे साहित्य में तो ढूंढने से मिल जाएंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी में ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें लेकिन भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, जैसा हम लोग आजकल कर रहे हैं कि ग्लोबल पीस की बात करते हैं, तो ये शब्द आते ही क्यों हैं जब ऐसी संभावनाएं नहीं है? क्योंकि पीस तो तभी आ सकती है जब हमारे मन के द्वंद्व खत्म होते हैं, जब हमारी शत्रुता खत्म होती है, चाहे घर में हो चाहे दो देशों के बीच में हो। तो तर्क से क्या हम इतने समझदार कभी नहीं बन सकते, या हमें बनना ही नहीं है? नहीं, इस मामले में जैसे हमारी शरीर में विभाजन है, अगर तर्क होगा, समझ होगा, तो हमारे गर्दन के ऊपर ही होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा, मेरे पैरों में समझ नहीं होगी। एक वृक्ष में फल की जगह है, फल सब जगह नहीं पैदा होंगे, वृक्ष में एक फल की जगह वहीं फल पैदा होगा। इसी प्रकार जनसंख्या में एक छोटा सा अनुपात, जिसको आप कहते हैं इनलाइटेंड, समझदार लोगों का एक छोटा सा अनुपात था अतीत में, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। लेकिन संपूर्ण जनसंख्या इनलाइटेंड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा न कभी हुआ, न आज है, न भविष्य में होगा। लेकिन सबकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप उनको उनके सुख की कामना, अपने काम में वो मस्त रहे। भाई किसी को गाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को कोई काम करना पसंद है, किसी को बैठ के काम करना पसंद, तो जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनकी इच्छाएं पूरी हों। जब आदमी अपने मन की बात करता है तो उसे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, चाहे उसका सपना कितनी भी ऊंचाई का हो। देखिए, ऐसा तब ही हो सकता है जब हम आर्थिक आजादी के आदर्श को स्वीकार कर लें। हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देश में अपने देश का सस्ता माल बेचने के लिए सभी देश यथासंभव सरकारें कोशिश करते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब रहें। अपने देश की सरकार हर कोशिश करती है कि गरीबी जाने ना पाए, लोगों गरीब ही नहीं रहे, उनके पास इतने कम पैसे रहें, इतने कम पैसे रहें कि वो ब्लैकमेल होकर के काम करें खेतों में, खलिहानों में। इसलिए कहते हैं श्रमिकों की आपूर्ति। श्रमिकों की आपूर्ति, अपना बेटा कोई श्रमिक नहीं बनाना चाहता। हर नेता किसी भी जाति का हो, वो यही सोचता है कि मेरा बेटा श्रमिक ना हो, मेरे पड़ोसी का बेटा श्रमिक हो,
श्रम की आपूर्ति जब हम ये मान के चलते हैं कि श्रमिक रहना चाहिए, श्रम की आपूर्ति होना चाहिए, तो गरीबी भी रहना चाहिए। और जब गरीबी जानबूझ के सरकारें बनाएंगी, जब गरीबी जानबूझकर पार्टियां बनाएंगी, ये शासन का अर्थ ही यही होता है, गरीबी बनाए रखना और गरीबों को चीखने न देना, उनको जोरदार तमाचा भी मारना, उनको रोने भी न देना। इस कला को ही शासन कहते हैं। इसलिए जब इतना चाक चौबंद गुलामी का इंतजाम हो, तो वहां आप कहते हैं लोगों के सपने पूरे होंगे। उनके सपनों के साथ बलात्कार करने के लिए तो पार्टियां खड़ी हैं। उनके सपनों के साथ बलात्कार हो, इसके लिए इलेक्शन सिस्टम है, चुनाव होता है। उनके सपनों के साथ रेप हो, इसके लिए सरकारें काम कर रही हैं। आप कहते हैं कि उनके सपने पूरे होंगे, नहीं होंगे। इसके लिए हम कहते हैं कि ताना बाना बदलना होगा। हम कहते हैं शासन खत्म करना होगा, मासन चालू करना होगा। शासन मतलब एक तरह की गुलामी है, एक आदमी का तानाशाही पूर्ण आदेश है। धनवान कहता है कि आप पेड़ पर ऊपर नीचे चढ़ो, शाम को 500 रुपए दूंगा। तो एक श्रमिक ये नहीं पूछता कि पेड़ के ऊपर नीचे चढ़ने से मिलेगा क्या, लेकिन चूंकि वो शाम को 500 रुपया देने का आश्वासन दे रहा है, इसलिए धनवान का शासन चलता है। मैं कहता हूं धनवानों का शासन खत्म होना चाहिए और अब शासन नहीं, मासन आना चाहिए। मासन का मतलब है मम्मी का शासन, मां का शासन। घर में मां एक शासन करती है, लेकिन वह बच्चे को कभी कभी एक थप्पड़ मारती है दूध पीने के लिए। वो थप्पड़ इसलिए नहीं मारती कि उसके सपने न पूरे होने पाए, लेकिन यह है जिसको हम राज्य कहते हैं, जिनको सरकारें कहते हैं, जिनको अपनी पार्टी का अध्यक्ष कहते हैं, वो हमारे बच्चों को थप्पड़ इसलिए मारती है कि उसका चेहरा बदसूरत हो जाए। ऐसी स्थिति में हम अभी बहुत बचपना में जी रहे हैं। अभी हमारे समाज की, हमारे राजनीति के अभी विकास होना बहुत बाकी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम भ्रूणावस्था में हैं, अभी तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है। तभी शांति आएगी, तभी लोगों के सपने पूरे होंगे, हर व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास का मौका मिलेगा। जब ऐसे आदर्श बन जाएं कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन मिले, जैसा कि भारत का संविधान कहता है, जब गरिमापूर्ण जीवन हर व्यक्ति को देना होगा, तो ये शासन तंत्र, ये राज्य व्यवस्था, ये संसदीय व्यवस्था, ये पार्टी तंत्र तो इसको कदापि नहीं दे सकते। इसके लिए एक नई दुनिया, नया सिस्टम, नया व्यवस्था, नई विचारधारा, नए लीडरशिप, नया नेतृत्व, ये सब कुछ चाहिए। पुराने इस काम में बाधक हैं। आप उस पर बताइए कि क्या आपको मोदी जी से आशा है कि वो शांति मंत्रालय की बात रखकर परिवारों तक शांति की कल्पना कर सकते हैं? क्या वो सचमुच इस देश के वास्तविक नायक, सच्चे नायक बनने की और आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारी अपनी सोच ये है, जो जनता, हमने अपने आप को अगर आम जनता की कैटेगरी में भी रखें, कि काश जो ये है, जैसे फिल्मों में लोग होते हैं, विलन भी सुधरता है, वो भी होता है, तो क्या हम आपस में सुर नहीं मिला सकते? क्या निर्वाचन आयोग थोड़ा सा बदल ले अपने आप को? तो क्या हम अपनी डेमोक्रेटिक एजुकेशन की कोई ऐसी परंपरा शुरू नहीं कर सकते? क्या हमारे मुद्दे कहीं सुधार तक नहीं ले जाए जा सकते? और आपने कहा कि असंभव है, तो ऐसे में फिर भी आखिरी पुकार मैं कहूंगी कि आप जब पुनर्जागरण यात्रा में पुनर्खोज, बल्कि आपने लिखा है, जागरण भी नहीं लिखा है, पुनर्खोज कर रहे हैं कि शायद कहीं पहले से बच गया हो, फिर से खोजो। तो वो लोकतंत्र जो कह तो दिया संविधान में, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। देखिए, मैं मानता हूं कि भविष्य उस तरफ बढ़ रहा है। कितनी गति लेगा, उसमें मोदी जी कितना करेंगे, नहीं करेंगे, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं मानता हूं कि संसार, मानव जाति अपने अतीत से सीखती है और अपनी गलतियों को सुधारती है, और हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी मानव के इस समझ का कोई विकल्प नहीं है।
वो मशीन नहीं हो सकती, वो एआई भी नहीं हो सकती। समाज जैसे जैसे यह पता लगा पाएगा कि इंसान में मतभेद का कोई विज्ञान है, मतभेदों का कोई कारण है, वो साइंस, वो वजह अभी दुनिया के हाथ लगी नहीं है। अलग बात है, मेरे साहित्य की बात ना करिए, मेरे साहित्य में तो बातें हैं, लेकिन पूरी धरती नहीं जानती कि मतभेदों का कोई विज्ञान है। जिस दिन मतभेदों का विज्ञान पता चलेगा, उस दिन सास और बहू में प्रेम पैदा और अगर पता हो भी, अभी मान लीजिए कहीं पर ऐसी चीजें खोजी भी गई हो, इसके कुछ चीजें हमने भी प्रयास किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हर घर में, है ना? मैं मानता हूं कि कोई चीज, जैसे कोई इलाज, जब बहुत लोगों को पता चल जाती है, बहुमत को पता चल जाती है, तो बहुमत की शक्ति से वो एक्शन में ट्रांसलेट हो जाती है, वो हो जाती है। पता ही नहीं है, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। एक सासू ये मान के चलती है कि बहू उसका आदेश नहीं मान रही है। घर में अशांति का कारण अविश्वास है, और अविश्वास का कारण मानव के स्वभाव को नासमझी है। और इसी तरह दुनिया में राजनीतिक जो संघर्ष हैं, चाहे वो दलों के बीच हो, दो विचारधाराओं के बीच हो, दो जातियों के बीच हो, दो धर्मों संप्रदायों के बीच हो, दो देशों के बीच हो, ये सब अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। और ये अज्ञान के बादल जिस दिन छटेंगे, उस दिन ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहुत अच्छा। और हमें पूरा विश्वास है कि वो अज्ञान के बादल आने वाले दिन में छटेंगे जरूर, और हो सकता हम और आप उसका जरिया बने। अभिव्यक्ति तो जरिया बनेगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात। तो आज भी अगर नारी सोचने लगे, नारी विचारने लगे, अपने आप के अंदर अगर वो लोकतांत्रिक अनुभूतियां करने लगे कि मेरी हिस्सेदारी केवल साड़ियां पहनने में नहीं है, इस देश की कड़ी भी हूं मैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी ये सब प्रयास चल रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, उनको बहुत अच्छी गति मिलेगी। आपकी इसमें क्या अपेक्षा है नारी समाज से, वो आपके शब्दों में जानना चाहूंगी। दो बातों में अलग अलग करके जवाब दूंगा। आपने सबसे पहले न्याय की बात की थी, और न्याय को कैटेगराइज किया था। एक वह न्याय जो अपराध होने ही ना दे, एक वह न्याय जो अपराध होने के बाद न्याय दे। तो जो अपराध होने ही ना दे, उस न्याय की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं, और अपराध घट जाए इसके बाद जो न्याय की प्रक्रिया है उसको कानून कहते हैं। तो दुनिया के समस्त धर्म इसी एक जरूरत से पैदा हुए कि अपराध ही ना हो, लोगों को इस तरह के संस्कार पैदा कर दो, वैल्यूज, मूल्य पैदा कर दो, इस तरह की जीवन शैली पैदा कर दो कि वो अपराध से ही विरत रहें, और फिर अपराध के बाद दंड देने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अगर वो धर्म के रास्ते पर ना चल सके, जब मैं धर्म कहता हूं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन की बातें नहीं करता, मैं वह मूल्य व्यवस्था की बातें करता हूं। उन संस्कारों को मैं धर्म कहता हूं जो अपराध होने से रोकते हैं, और वो संस्कार ही धर्म है, न कि धर्म का संस्थागत रूप जो राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल होता है, वो संगठित रूप को मैं धर्म नहीं कहता। जब धर्म नाकाम हो जाता है, जब व्यक्ति के संस्कार नहीं बन पाते, तब कानून आता है। अगर ट्रैफिक पुलिस का हरकत तो चालान तभी करता है जब आप रेड लाइट जंप कर जाएंगे। पहले धर्म आता है कि आप ट्रैफिक लाइट जंप ही ना करिए, आप वो रास्ते में बाएं चलिए, दाहिने मत चलिए। लेकिन जब आप दाहिने चल ही गए, जब आपने रेड लाइट जंप ही कर दी, तब कानून आता है आपको दंडित करने के लिए। मैं कहता हूं, आज हम 21वीं शताब्दी में हमारे जो अतीत के धर्म थे, वो अपना मूल उद्देश्य पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं, बल्कि वो खुद अपराध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए धर्म, समस्त इंस्टीट्यूशनल धर्म नाकाम हुए हैं, और वो खुद एक समस्या बन गए हैं। इसी प्रकार राजनीति और कानूनी व्यवस्था, राज्य, वो भी अपराध के बाद न्याय नहीं दे पा रहा है। वो कुछ लोग कानून से ऊपर हो गए हैं, और वो जो कानून के ऊपर हैं, कानून के हाथ जिन लोगों के गर्दन तक नहीं पहुंचते, वही अपराधी सरगना है। उन्होंने एक नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क कायम कर दिया है। उन तक दुनिया की कोई पुलिस, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया की कोई मशीनरी
राज्य की मशीनरी पहुंच नहीं सकती। इसलिए संसार अराजकता से ग्रस्त हो गया है। मैं कहता हूं राज्य मर चुका है, स्टेट इज डेड। हम जिसको राज्य कहते हैं, हम जिनको सरकारें कहते हैं, वो राज्य की लाशें हैं, डेड बॉडी हैं। हम उन डेड बॉडीज को अपनी छाती से चिपकाए बैठे हैं। हमें यह नहीं मालूम, जैसे गांव के बहुत लोगों को यही नहीं पता होता था आदमी मरा है कि जिंदा है, लेकिन वो डॉक्टर टेस्ट करता है कि एक आंख में टार्च लगाता है कि अगर ऊपर नीचे करने से पुतलियां छोटी बड़ी हो रही हैं तो आदमी जिंदा है, और नहीं तो बेहोश है। अभी दुनिया के बहुत बड़े राजनीतिज्ञों को तो यही नहीं मालूम कि राज्य जिंदा है कि मर गया। मेरे निष्कर्ष, मेरी कैलकुलेशन कहते हैं कि हम एक राज्य विहीन मरे हुए राज्य की अवस्था में जी रहे हैं, एक अराजक अवस्था में जी रहे हैं। इसमें किसी की जान को खतरा है, किसी भी मूल्य को खतरा है, किसी भी धर्म को खतरा है, नैतिकता को खतरा है, समाज के अच्छे लोगों को खतरा है, बुरे लोगों को भी खतरा है। इसलिए हमें धर्म के भी नए आयाम रचने होंगे और राजनीति, राज व्यवस्था के भी नए ढांचे खड़े करने होंगे। समाज में सुकून तभी आएगा। रह गई बात महिलाओं की, मैं मानता हूं कि प्रकृति में महिला और पुरुष दो नहीं होते। एक पुरुष में भी महिला के स्वभाव होते हैं और एक महिला में पुरुष के स्वभाव होते हैं। गर्दन के नीचे जिसको हम पुरुष कहते हैं, जिस दिन विज्ञान और विकसित होगा, ये खोपड़ी को खोल के बाहर निकालेगा और उसका सही फोटो खींच पाएगा, तो पता चलेगा कि जो नीचे से पुरुष है वो गर्दन के ऊपर स्त्री है, और जो गर्दन के नीचे स्त्री है वो गर्दन के ऊपर पुरुष है। जब आप कहते हैं कि नारी को क्या करना चाहिए, तो आपको यह भी जोड़ना चाहिए कि गर्दन के नीचे के नारी की बात कर रहे हैं कि गर्दन के ऊपर के नारी की बात कर रहे हैं। हम आमतौर पर कंफ्यूज हैं जेंडर को लेकर के भी। जिन स्त्रियों को हम समझते हैं बहुत अच्छी हैं, उन्हीं स्त्रियों में बहुत गलत स्त्रियां भी पाएंगे। जिन पुरुषों को कहते हैं बहुत गलत हैं, उनमें अच्छे पुरुष भी पाएंगे। इसलिए जेंडर के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वह भी मानव को समझने की अज्ञानता का एक सबूत होगा। चलिए, बहुत अच्छा। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे फिर आपके साथ होंगी ऐसे ही कहिए मन की बात में, कुछ मन की बातें लेकर और कुछ समाज की अपनी पीड़ाएं लेकर। और आपकी इंदु सिंह आपसे विदा लेती है। नमस्कार। नमस्ते।